न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस बार 80वां सत्र एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सबकी नजरें भारत पर टिक गई हैं क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासभा के उच्च स्तरीय जनरल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का पक्ष रखेंगे। यह फैसला अचानक लिया गया है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पहले मोदी को 26 सितंबर को बोलना था, उसी दिन जब चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजराइल के नेता भी अपनी बात रखने वाले थे। इस बड़े बदलाव को एक रणनीतिक चाल माना जा रहा है। अब जयशंकर 27 सितंबर को भारत की स्थिति दुनिया के सामने रखेंगे। यह सत्र बेहद नाजुक समय पर हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और पश्चिमी देशों व एशियाई गुटों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत का यह कदम बहुत मायने रखता है। इस सत्र का विषय बेहतर साथ में 80 साल और अधिक शांति, विकास और मानव अधिकार के लिए है, लेकिन असलियत में यहां सहयोग की बजाय टकराव और आरोप प्रत्यारोप का माहौल ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर है, जो 23 सितंबर को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार इस मंच पर बोलेंगे। हाल ही में ट्रंप ने भारत के प्रति सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा था कि भारत और रूस शायद चीन के प्रभाव में आ गए हैं और तुरंत बाद भारत पर 50% शुल्क लगा दिया। उन्होंने रूस से भारत की तेल खरीद पर भी नाराजगी जताई। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वह सिर्फ बहुत निराश थे, लेकिन दुनिया ने उनके संदेश को साफ साफ सुना। दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बावजूद उन्होंने मोदी को महान प्रधानमंत्री कहा और दोस्त बताया। कूटनीति में इसे रणनीतिक संतुलन कहते हैं, लेकिन भारत के लिए यह संतुलन अब और भी जटिल हो गया है। इसी बीच ब्राजील से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। ब्राजील की सीनेट ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक निवेश समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता सिर्फ आर्थिक लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकेत है। अमेरिका की नाराजगी के बीच यह खबर ट्रंप की नीतियों के लिए सीधा झटका साबित हुई। यह समझौता पूंजी और मुनाफे के हस्तांतरण को आसान बनाएगा, निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देगा और कृषि, ऊर्जा, तकनीक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। यह समझौता दर्शाता है कि भारत को न केवल निवेश का भरोसा मिल रहा है, बल्कि उसे पश्चिमी बाजारों से परे वैकल्पिक साझेदार भी मिल रहे हैं। भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स समूह के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इसलिए यह समझौता सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का भी संकेत है। यह ब्राजील के इस कदम से स्पष्ट हो गया है कि नई दिल्ली के पास वॉशिंगटन से परे भी बड़े विकल्प मौजूद हैं। यह समझौता एक तरह से ट्रंप की शुल्क नीति का सीधा जवाब है। एक तरफ वॉशिंगटन दबाव डालता है, दूसरी तरफ ब्राजील सहयोग का हाथ बढ़ाता है, जिससे भारत यह दिखा रहा है कि वह अब सिर्फ पश्चिमी बाजारों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह बदलाव वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय खोल सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह सत्र हमेशा से सबसे व्यस्त कूटनीतिक सप्ताह होता है, जहां जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के अधिकार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन इस बार सबकी नजर भारत की कूटनीति पर है। मोदी का मंच से अनुपस्थित रहना एक रणनीतिक संदेश है, जिससे यह लग रहा है कि भारत इस बार सीधे टकराव से बचना चाहता है, ताकि अमेरिका की कड़वाहट और ब्राजील जैसे नए साझेदारों के साथ संतुलन बनाया जा सके। विदेश मंत्री जयशंकर का भाषण इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे बड़ा अवसर होगा। जयशंकर को दुनिया में एक ऐसे कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जो आक्रामकता और संयम दोनों का सही मिश्रण रखते हैं। वह अमेरिका को सीधा जवाब भी दे सकते हैं और साझेदारी का सेतु भी बना सकते हैं। यही वजह है कि मोदी की जगह उन्हें भेजना एक सोचा समझा कदम प्रतीत होता है। भारत ब्राजील समझौता इस कूटनीतिक चाल को और भी मजबूत करता है। ब्राजील के सीनेटर ने साफ कहा कि दोनों देश बड़े लोकतंत्र हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में समानता जरूरी है, जो अमेरिका को सीधी चुनौती है कि अब भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहने वाला। इस समझौते से अमेरिकी शुल्क युद्ध का प्रभाव कम होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां अब ब्राजील में विश्वास के साथ निवेश कर सकेंगी। यह कदम वॉशिंगटन की दबाव की नीति को लगभग बेअसर कर देता है। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह भी है कि भारत सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं रहेगा। ब्रिक्स के अन्य सदस्य जैसे रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में रुचि रखते हैं। अगर यह सिलसिला तेज हुआ तो वॉशिंगटन और यूरोप की पकड़ ढीली पड़ सकती है।
कूटनीति के जानकार इसे सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा मान रहे हैं। इस पूरी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप वहां से सख्त बयान देंगे, जयशंकर भारत का संतुलित रुख रखेंगे और ब्राजील के सांसदों का फैसला पहले ही दुनिया को संकेत दे चुका है कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है। यही वजह है कि इस बार की महासभा सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी खींचेगी। मोदी का महासभा से अनुपस्थित होना, ट्रंप का भारत पर शुल्क का हथियार चलाना और ब्राजील का निवेश समझौते के साथ भारत को उपहार देना, ये 3 घटनाएं मिलकर एक नया अध्याय लिख रही हैं। भारत अब चौराहे पर नहीं बल्कि अपने रास्ते पर है। सवाल बस इतना है कि आने वाले सालों में क्या ब्रिक्स सचमुच अमेरिका और यूरोप से बड़ी ताकत बन पाएगा? दुनिया का ध्यान अब इसी पर है। मोदी का संयुक्त राष्ट्र में न जाना कई मायनों में भारत की विदेश नीति की संतुलित कूटनीति का हिस्सा है। भारत अब ऐसे मंचों पर केवल उपस्थिति दर्ज कराने के बजाय कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसकी रणनीति बना रहा है। यह कदम दिखाता है कि नई दिल्ली अपनी उपस्थिति को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रभावी बनाना चाहती है। जयशंकर का भाषण देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह दुनिया के सबसे अनुभवी राजनयिकों में से एक है। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वह किसी भी मंच पर अमेरिका को सीधे चुनौती भी दे सकते हैं और साथ ही यूरोप और एशिया दोनों के साथ तालमेल भी बिठा सकते हैं। इस प्रकार यह बदलाव भारत की कूटनीति को तकनीकी और रणनीतिक दोनों बनाता है। ब्राजील के साथ हुआ निवेश समझौता इस बात का भी संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक निवेशक राष्ट्र बन रहा है। भारतीय कंपनियां लैटिन अमेरिका में पैर पसारेंगी तो वहां एशियाई प्रभाव बढ़ेगा। ये क्षेत्र अब तक अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर देखा जाता था, लेकिन भारत का प्रवेश वॉशिंगटन के लिए एक नई चुनौती है। इस पूरी कहानी में रूस और चीन की भी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। अमेरिका ने भारत की रूस से तेल खरीद पर आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब जब ब्राजील भारत के साथ खड़ा हुआ है तो यह संकेत जाता है कि ब्रिक्स के भीतर भारत की स्वीकार्यता और नेतृत्व बढ़ रहा है। ये नई भू राजनीतिक शक्ति एशिया और लैटिन अमेरिका को जोड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र का यह 80वां सत्र सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गठबंधनों की अगली पंक्ति खींचेगा। अमेरिका यूरोप एक तरफ और ब्रिक्स प्लस दूसरी तरफ, ये 2 ध्रुव सामने आते दिख रहे हैं। भारत की स्थिति इसमें निर्णायक होगी क्योंकि वह दोनों गुटों के साथ संबंध रखता है। मोदी का न बोलना और जयशंकर का बोलना शायद इसी संतुलन का हिस्सा है। भारत की कूटनीति अब बहुगठबंधन कूटनीति की ओर बढ़ रही है, यानी एक ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी जैसे कि क्वाड और हिंद प्रशांत और दूसरी ओर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ बराबरी का रिश्ता। ये दोहरी नीति नई दिल्ली को एक स्वतंत्र शक्ति बनाती है। यही वजह है कि अमेरिका का दबाव अब प्रभावी नहीं रहा और ब्राजील का समर्थन अधिक चमकदार लग रहा है। आने वाले समय में यही सवाल सबसे बड़ा होगा कि भारत किस समूह को प्राथमिकता देगा। क्या वह अमेरिका और यूरोप के साथ समझौतों को ढीला कर ब्रिक्स की ओर झुकेगा या दोनों के बीच संतुलन बनाए रखेगा? इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल के बाहर भी गतिविधियां कम नहीं हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर की उपस्थिति एक और संदेश दे रही है कि नई दिल्ली अब सिर्फ बड़े मंचों पर अपनी बात रखने के बजाय पर्दे के पीछे भी कूटनीति को सक्रियता से चला रही है। जयशंकर की बैठकों का कार्यक्रम व्यस्त है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और कई विकासशील देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकातें शामिल हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण दिखाता है कि भारत किसी भी एक गुट के पक्ष में नहीं झुकना चाहता। वह सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जो वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। जयशंकर की ये मुलाकातें न सिर्फ व्यापार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होंगी, बल्कि ब्रिक्स, G20 और शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे मंचों में भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगी। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का यह कदम केवल अमेरिका या ब्राजील तक सीमित नहीं है। यह चीन को भी एक स्पष्ट संकेत देता है। हाल के समय में चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से एशिया और अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत की यह नई बहुआयामी कूटनीति चीन के एकाधिकार को चुनौती देती है और यह दिखाती है कि एशियाई गुट में सिर्फ बीजिंग ही एकमात्र प्रभावशाली शक्ति नहीं है। भारत और ब्राजील का समझौता
एक तरह से दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक नया अध्याय है जो विकासशील देशों के बीच बढ़ते विश्वास और साझेदारी को दर्शाता है। इससे न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि यह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले पुराने विश्व व्यवस्था को भी चुनौती देगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह सत्र सिर्फ एक वार्षिक सभा नहीं बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। भारत की कूटनीतिक चालें, ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां और ब्राजील जैसे नए साझेदारों का उभरना, ये सब मिलकर एक ऐसी भू राजनीतिक तस्वीर बना रहे हैं जहां पुरानी शक्तियां अपनी पकड़ खो रही हैं और नई शक्तियां उभर रही हैं। भारत का प्रधानमंत्री मोदी का न जाकर विदेश मंत्री जयशंकर को भेजना एक ऐसा संतुलित कदम है जो यह साबित करता है कि भारत अब अपने हितों को साधने के लिए सीधे टकराव की बजाय सूक्ष्म और प्रभावी कूटनीति का सहारा ले रहा है। यह एक ऐसा समय है जब दुनिया को यह तय करना है कि क्या वह पुरानी व्यवस्था में रहना चाहती है या एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ना चाहती है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।